नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जो साइंस है उसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं गति। और इससे पहले जो टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया था वो था अणु और परमाणु। तो इसी प्रकार आप साथ में मेरे देखते रहिए और 100% ये सही है कि आप 5 में से 5% सही कर देंगे साइंस के अंदर। ये अभी जो मैं आपको चैप्टर समझा रहा हूँ ये 6 क्लास में से है, जो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड। फिर 7th में से जैसे 6 क्लास में से 3-4 चैप्टर हैं, 7th में भी 2-3 चैप्टर हैं और 8th में भी 2-3 चैप्टर हैं। तो यही से साइंस शुरू है 6 क्लास से। तो इतनी सरल भाषा के अंदर बेसिक कंसेप्ट समझाए हुए हैं और फिर 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है जिसमें से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं। और कोई साइंस में कोई ज्यादा टॉपिक भी नहीं है, 10-11 टॉपिक हैं। अगर 5 में से 5 क्वेश्चन आपके सही होते हैं यानी 10 नंबर आपके अगर बन रहे हैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी है जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड में जो है इनको फर्स्ट पेपर में साइड में रख के जाता है, वो सोचता है कौन इसमें माथा लगाए। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जैसे इंग्लिश वगैरह हो गया या जिसमें आपको समस्या आती है, मैथ वाले टॉपिक हो गए, मैथ में आता है क्षेत्रमिति, स्टैटिक्स, ये कई चीजें हैं जिनमें आपकी समस्याएं आती है। साइंस है तो ये कई चीजें हैं, ये मैं आपको यहाँ करा दूंगा जो आपको सबसे मुश्किल लगती है और आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो बस आप मेरे साथ साथ चलते रहिएगा, क्योंकि आप दुनिया में किसी भी कोचिंग संस्थान में चाहे चली जाए, ये बेसिक चीजों से तो कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। वो डायरेक्ट एक वो लेवल होता है कि हाँ यहीं से पढ़ना है। तो जब आपके बेसिक चीज ही समझ में नहीं आई हुई होगी तो आप कैसे करेंगे? तो इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है। और लास्ट जो हमने पढ़ा था अणु और परमाणु वाला, तो आपको उसमें एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक के अंदर, परमाणु के नाभिक में क्या स्थित होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। और देखिए ये वास्तव में बहुत मजेदार चीजें हैं, आप इन चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब आप मैच्योर हैं, आप फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थियों को साइंस में बहुत दिक्कत आती है, जबकि मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूं आप 5 में से 5% सही कर देंगे। जो पिछले वर्षों के पेपर आए हुए हैं आप उनको अभी देखिएगा, नहीं तो बाद में जब ये चीजें हमारी हो जाएगी फिर मैं आपको पेपर सोल्व करवाऊंगा कि अब देखो। तो 100% अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो बस वही है कि इन चीजों को आपको पढ़ना तो होगा। और किसी का बैकग्राउंड ही साइंस बैकग्राउंड है तो उसके लिए तो फिर इन चीजों को कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, उसके 5 में से 5 सही होंगे निश्चित रूप से। गति, आपने पेड़, मकान, पहाड़ आदि वस्तुओं को देखा है, ये अपने स्थान पर ही रहती है, इन्हें स्थिर वस्तुएं कहते हैं। सुबह से रात तक अपने आसपास घटी घटनाओं को याद कीजिए, इनमें आपने कई व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं, जानवरों आदि को जमीन पर चलते हुए देखा होगा। इसके अलावा आपने लट्टू को घूर्णन करते हुए, वो जो बच्चे खेलते हैं लट्टू से, पेड़ की शाखा को हिलते, घड़ी की सुई को घूमते, सितार के तार को कंपन करते और झूले को झूलते हुए भी देखा होगा। तो ये कह रहा है कि ये चीजें आपने देखी होगी। और ये समझाना किसको चाह रहा है? एक 6 क्लास के बच्चे को समझाना चाह रहा है कि भाई मैं आपको गति समझा रहा हूं। तो फिर आपको पहले ये देखे, क्या ये चीजें आपने देखी है कि पेड़, मकान, पहाड़ ये सब अपनी जगह स्थिर रहते हैं? कि बिल्कुल स्थिर रहते हैं। और कुछ चीजें हैं जो आपको हिलते डुलते हुए चीजें दिखाई देगी। तो जैसे व्यक्ति हो गए, वाहन, वस्तुएं, जानवर आदि को जमीन पर चलते हुए देखा होगा। आप जानते हैं कि कछुआ, मछली, मगर आदि जलचर पानी में तैरते हैं, पक्षी, वायुयान आदि वायु में उड़ते हैं। विज्ञान की भाषा में चलने, तैरने, उड़ने, झूलने, घूमने आदि क्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? आओ जानकारी करें। अब ये देखिए, एक इन्होंने उदाहरण दिया है। ये बच्ची है, ये स्कूल जा रही है और इस चित्र में पहला जो एच चित्र है इसमें यहां दिखाई दे रही है, इस जगह, इस पेड़ के पास। और इस दूसरे चित्र में देखिएगा ये बच्ची यहां आपको दिखाई दे रही है
और पेड़ यहां है। तो यह बालिका यहां से यहां तक पहुंच गई। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। चित्र 9.1 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें जाती हुई बालिका की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। पहली स्थिति में बालिका स्थिर पेड़ के पास है और दूसरी स्थिति कुछ समय बाद की है। इसमें बालिका पेड़ से दूर चली गई है। इस उदाहरण में बालिका की स्थिति स्थिर पेड़ की तुलना में समय के साथ बदल गई है। इसी प्रकार घड़ी की सुइयों की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। पेड़ पर लगा फल जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार चलने, तैरने, झूलने, उड़ने, घूमने, कंपन करने आदि क्रियाओं में वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु की तुलना में बदलती रहती है। इन क्रियाओं को वस्तुओं में गति के नाम से जाना जाता है। तो जब वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ परिवर्तित होती है तो इसे गति कहते हैं। तो अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि गति है क्या। जब 9th-10th पढ़ेंगे तो उसमें ये और डिटेल में आएगा गति, लेकिन आपको यहां ये गति समझ में आ जाना चाहिए ये है क्या, कि जब वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ परिवर्तित होती है इसे गति कहते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कभी गति करते हो? कि क्या आप गति करते हो? अब कई आप में से सोचने लगे कि मैं वास्तव में गति करता हूं या नहीं करते हो। करते हो भाई, आप गति करते हो, क्योंकि आप का जो है स्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन होता है आपके स्थान में। तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाते हैं तो यही चीज क्या है, ये गति है। तो ये जो क्रियाएं हैं, चलना, तैरना, झूलना, उड़ना, घूमना, तो किस चीज में परिवर्तन हो रहा है? वस्तु की स्थिति में। तो जब वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ परिवर्तित होती है इसे ही हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो चाहे मनुष्य हो, चाहे तैरना, अब जैसे मान लीजिए कोई भी पक्षी है तो क्या गति करता है? क्या बिल्कुल करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका स्थान क्या हो रहा है? समय के साथ में परिवर्तित होता रहता है। और यहां तक कि जो कंपन करना, तो यह भी गति है। क्या गति एक ही प्रकार की होती है? आओ पता लगाएं। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक गेंद को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़िए, इसकी गति को देखिए। गेंद किस प्रकार के मार्ग में गति करती है? गेंद एक सीधी रेखा में गति करती है। सरल रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। चित्र में दिखाई गई फिसल पट्टी पर बालक जब फिसलेगा तो इसकी गति भी सरल रेखा में होगी। इस प्रकार सीधी पटरी पर ट्रेन की गति भी सरल रेखीय होती है। तो सरल रेखा में जो होने वाली गति है उसको क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। यह आपसे उदाहरण दे दे के पूछता है, और हकीकत है एक छठी क्लास के सामान्य विज्ञान जो है ये भी एक फर्स्ट ग्रेड का विद्यार्थी भी इनको नहीं समझ पाता, क्योंकि ये चीजें वो नहीं पढ़ता है। वो डायरेक्ट कोई बुक लेकर के आता है, कोई गाइड लेकर के आता है और डायरेक्ट इन चीजों को वहां से पढ़ता है। अब उसमें कहां ये उदाहरणों से समझाया होगा? उसमें तो डायरेक्ट टॉपिक लिखेगा गति और सीधा वो उसमें जो भी सूत्र फार्मूला है सीधा वो चिपकाएगा। वो फिर आपके समझ में आएगा नहीं, और इसलिए साइंस आपको हार्ड लगती है। तो सही रास्ते से चलो, कुछ भी हार्ड नहीं है इस दुनिया में। तो जब अब देखिए उदाहरण देखिएगा, हमने गेंद को सीधी ऊंचाई से घेरा, सरल रेखा, वो सरल रेखीय एक ही रेखा के अंदर जो है सरल रेखीय गति। बच्चा फिसल रहा है, सरल रेखीय गति। पटरी पे जो ट्रेन है वो जा रही है, सरल रेखीय गति। तितली और मधुमक्खी की गति का अवलोकन करिए, इनकी गति का पथ कैसा है? इनकी गति का पथ और दिशा जो है वो अनिश्चित होती है। अनिश्चित पथ और दिशा
में वस्तुओं की गति को यदृच्छ गति कहते हैं। इसे अक्रमिक या अनियमित गति भी कहते हैं। तो एक है सरल रेखीय गति, और यह हकीकत है कि अगर मैं इसका क्वेश्चन अगर बना के पूछ लूं और जिसका पढ़ा हुआ नहीं हो, 95% गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को। सरल रेखीय गति क्या होती है? एक ही रेखा में, एक ही रेखा से मतलब जो है बिल्कुल वो कोई स्ट्रेट लाइन से यूं ऐसे ही नहीं है कि वो बिल्कुल हिल ही नहीं सकता, लेकिन उसकी एक गति फिक्स है, वो उसका पथ फिक्स है। यूं बच्चा अगर फिसल रहा है, वो जो फिसलन वाले जो बने हुए होते हैं इस तरह से, वहां से बच्चा फिसलता है तो उसकी एक निश्चित दिशा है, उसकी दिशा निश्चित है। आप उसको ऐसे मत देखना कि ये बच्चा इधर जा रहा है, जो ट्रेन है वो तो यूं जा रही है, लेकिन ट्रेन की दिशा तो निश्चित है। ऐसा थोड़ी कि आज ट्रेन जैसे इधर से आ रही थी, अब रास्ते में आपका घर इधर से है और आपका नाम मान लीजिए रामलाल है, तो ट्रेन जब इधर से अब ट्रेन का मार्ग है यूं यूं, और आप देखोगे यार ट्रेन आज इधर आ जाए और ट्रेन रास्ते में इधर चलती, अच्छा अच्छा नहीं मुझे रामलाल को भी लेकर के जाना है, और इसने अपने रास्ते से मुड़ गई और आपको घर से पिकअप करके और फिर वापस जाके और अपनी पटरी पर आ गई। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। तो इसको मार्ग ट्रेन का यूं यूं है तो उसको ऐसे मत समझना कि उसकी देखिए ये सरल रेखा थोड़ी है। क्या कहना चाह रहे हैं? गति का पथ और दिशा उसकी क्या है? निश्चित है। ट्रेन का मार्ग जो बना हुआ है तो ट्रेन उसी मार्ग से ही जाएगी। यूं ऐसे नहीं है कि आज तो मेरा मन नहीं है इधर से जाने का, आज तो मैं इधर से जाऊंगी। जयपुर से जोधपुर जाना है तो क्या नहीं नहीं आज तो मेरा ये पटरी पर, आज तो मेरा मूड नहीं है इधर से जाने का, मैं तो आज इधर से घूम के जाऊंगी इस रास्ते से। ऐसा नहीं होता है। सरल रेखीय गति का मतलब होता है जिसकी दिशा और जो पथ है वो निश्चित होता है। बच्चा फिसलन सीढ़ी से, ये जैसे फिसलन सीढ़ी है यूं, तो बच्चा फिसल है, इसकी दिशा निश्चित है यूं, वो बच्चा यहां बैठेगा तो वो इसी रास्ते से नीचे आएगा यहां पे। और जबकि मधुमक्खी है, तितली है, तो इनको उड़ते हुए आपने देखा है, तो इसकी क्या दिशा निश्चित है क्या कि मैं एक ही रास्ते से जाती हूं हमेशा, मैं तो उधर से ही उड़ के जाऊंगी, मैं इधर से नहीं उड़ूंगी। तो जिसकी दिशा और पथ निश्चित नहीं होता उस गति को हम कहते हैं यदृच्छ गति। इसी प्रकार हॉकी और फुटबॉल खेलते बच्चों की गति भी यदृच्छ गति होती है, क्योंकि वहां भी कोई फिक्स दिशा नहीं है उनकी। हॉकी के अंदर भी कुछ फिक्स नहीं होता, फुटबॉल में भी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। फिर है आधा मीटर लंबा धागा लीजिए, इसके एक सिरे पर 1 सेंटीमीटर लंबा लकड़ी का टुकड़ा बांध दीजिए, दूसरे सिरे से इसे पकड़कर घुमाइए। इसी प्रकार कोल्हू के बैल, साइकिल के पेडल और चक्री झूले की गति का अवलोकन कीजिए। इनकी गति का पथ कैसा है? तो ये सभी वर्ताकार पथ में गति करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये बैल होता है, कोल्हू का बैल। अब कई विद्यार्थी भी क्या करते हैं, ये कोल्हू के बैल की तरह ही होते हैं। वो आपने कभी देखा होगा कोल्हू का बैल, आजकल तो इतने ज्यादा ये दिखते नहीं है, क्योंकि गांव में आज भी आपको कई ये चीज दिख जाएगी। उसकी निश्चित दिशा है, वो ऐसे ही घूमता रहेगा वो। तो कई विद्यार्थी भी ऐसे होते हैं, उनको कितना भी समझा दो कि भाई तैयारी का जो आपका सिस्टम है, इस तैयारी के सिस्टम को बदलो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं जो खामी रह रही है उस खामी को देखिए, खामी क्या है। विद्यार्थी एक कंफर्ट जोन बना के रखता है, उससे बाहर वो आना ही नहीं चाहता। उसको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा मुझे आज तक जो मैंने तैयारी की है, 2-3 महीने क्या कर लेना, कोचिंग करना, 3-4-5 घंटे जाए ना, नोट्स वगैरह जो उन्होंने दिए हैं वो ले लेना, और बस ठीक है। उसको लगता है कि बस मैंने कोचिंग कर ली और फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। फिर वो दोष सरकार को देता है, कभी किसी को दोष देगा। इसमें क्या सच में आपकी तैयारी जो थी, क्या वो तैयारी उस स्तर की थी कि आप उस मेरिट लिस्ट में आ पाओ, जो भी उसकी लास्ट कट ऑफ एग्जाम की रहती है? तो तैयारी का जो रास्ता है, तैयारी का जो पैटर्न है, उसको नहीं बदलना चाहता। उसने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया कि मुझे इससे बाहर तो निकलना ही नहीं है। और जब रास्ता ही वो बना लिया है जिसमें बार बार असफलता की तरफ ही वो रास्ता जाता है, तो फिर सफलता कहां से मिलेगी?
साइकिल के पेडल और चक्री झूले की गति का अवलोकन कीजिए। तो इनका पथ जो कैसा होता है वो बिल्कुल राउंड होता है। जब कोई वस्तु किसी केंद्र बिंदु के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथ में घूमती है तब यह गति वर्ताकार गति कहलाती है। इसमें कितनी चीजें महत्वपूर्ण है? किसी केंद्र बिंदु के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथ में, जो पथ है वो बिल्कुल निश्चित वर्ताकार होना चाहिए। उसमें ऐसा, क्योंकि जिस तरह से मान लीजिए वो सरल आवर्त गति में मैंने आपको बताया था, एक सरल रेखा की तरफ बिल्कुल वो डायरेक्शन पथ उसका समान होना चाहिए। और उसी तरह से यहां जैसे वर्ताकार पथ, अब वो फिक्स है उसका, वो साइकिल का जैसे पेडल है, तो पेडल आप घुमा रहे हो तो उसका पेडल वो एक निश्चित है कि हाँ, वो ऐसा थोड़ी का पेडल एक बार इतनी दूर चला गया, फिर कम आ गया, फिर दूर चला गया, नहीं, उसका वो पथ फिक्स है वो। तो जब निश्चित वर्ताकार पथ में घूमती है तब यह वर्ताकार गति कहलाती है। एक लकड़ी के टुकड़े को धागे से बांधकर कील से दीवार पर लटकाइए। लकड़ी के टुकड़े को थोड़ा एक तरफ ले जाकर छोड़ दीजिए। पहले वह स्थिर था, अब यह स्थिर स्थिति से दाईं और बाईं और क्रमिक गति करता रहता है। और निश्चित समय बाद अपनी गति को दोहराता है। पेड़ की डाली के हिलने, घड़ी की सुइयों के घूमने, झूले के झूलने और ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण में भी निश्चित समय बाद गति दोहराई जाती है। ऐसी गति जो निश्चित समय बाद दोहराई जाती है उस गति को आवर्त गति कहते हैं। कितनी जबरदस्त चीजें समझा रखी है इनमें। तो एक लकड़ी का टुकड़ा जो है उसको धागे से बांध करके, और जैसे आप ये प्रयोग किया आपने, ये धागा है, इसके लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया और कील ठोके आपने दीवार में उसको लगा दिया। अब एक तरफ इस धागे को आपने जो यूं है तो आप इसको इधर ले गए, धागे को यहां आ गया और यहां ले जाकर के आपने छोड़ दिया इसको। अब ये अपने आप यहां से कई देर तक जो है ये यूं होता रहेगा, यूं ये गति करता रहेगा। एक निश्चित समय बाद यूं 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 चलता रहेगा हूं। तो तो पेड़ की डाली के हिलने, ये घड़ी की सुइयों के घूमने, झूले का झूलना, ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण में भी निश्चित समय बाद गति दोहराई जाती है। तो ये जो चीज है, ऐसी गति जो निश्चित समय बाद दोहराई जाती है उसको आवर्त गति कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में उदाहरण देकर के पूछता है वो, तो ये पता होना चाहिए आपको। रबर की किसी डोरी या धागे के टुकड़े को चित्रानुसार दो कीलों के बीच कसकर बांधिए। ये जैसे दो किले हैं और इनके बीच में आपने किसी डोरी को, कौन सी, रबड़ की डोरी या धागे के टुकड़े को इस तरह से आपने बांध दिया और उसे सितार अथवा वायलिन के तार की तरह बजाइए और डोरी को हाथ से छुओ। आप क्या अनुभव करते हैं? इसमें कंपन हो रहा है। तो जो रबड़ होता है, आप उसको, जैसे रबड़ को आपने पकड़ा, दोनों तरफ से खींचिए और फिर यूं जैसे वायलिन बजाते हैं इस तरीके से आप उसको इस तरह से कीजिए, उंगली से जोर से टच कीजिए, तो उसमें आपको आप देखेंगे उसमें कंपन होता है। रसोई घर से परात और थाली लेकर चम्मच से बजाइए। ये बजाने वाला तो सबको याद होगा, जब लॉकडाउन हुआ था तब मोदी जी ने कहा था, वो उस वक्त सम्मान के लिए, क्योंकि जो डॉक्टर और आ, सबसे ज्यादा जो मेहनत का काम था उस वक्त, डॉक्टर अपनी जान पर खेल करके, जो पुलिस है अपनी जान पर खेल करके और अपनी ड्यूटी को निभाया इन्होंने, तो उनके सम्मान में उन्होंने कहा था। तो ये सबको ये परात और थाली लेकर चम्मच से बजाने वाला जो होता है, तो ये याद आते ही वो सीन याद आ जाता है। रसोई घर से परात अथवा थाली लेकर चम्मच से बजाइए। बजाने के तुरंत बाद थाली की कोर को हाथ से छुओ। ये कई बार क्या होता था कि खाना खाते वक्त या थाली या चम्मच कभी हाथ से गिर जाती थी बचपन में, तो फिर माँ जो पिटाई करती थी कि तुम्हारे हाथ तो टूट गए, तुमसे तो एक इतनी सी चीज नहीं संभलती, एक थाली एक चम्मच नहीं संभलती। तो
बजाने के तुरंत बाद थाली के कोर को हाथ से छुओ। ये बर्तन गिर भी जाता है कई बार, वो हाथ से आज जैसे कई बार गिर भी गया, वो कई देर तक वो टप 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 उसकी आवाज कई देर तक आती रहती है, जब तक उसको आप हाथ लगा के रोको नहीं। और ये सब निश्चित रूप से आपसे हुआ ही होगा, आप भी मनुष्य हैं, हाथ से चीज छूट के गिरती है। क्या इनमें भी कंपन महसूस होते हैं? कंपन भी एक प्रकार की गति है, इसे कंपन गति कहते हैं। कितना अच्छे से समझा रखा है। और आज भी ये किताबें अपने आप में बेजोड़ किताबें हैं। अब ये मार्केट में किताबें मिलती भी नहीं है ये, क्योंकि सारा जो इनका वो सिस्टम चेंज हो चुका है। ये किताबें बेजोड़ किताबें हुआ करती थी, पता नहीं क्यों सरकार ने इनको दूसरी लगा दी इसमें। समझने के लिए आज भी इन किताबों का कोई तोड़ नहीं है। कंपन करती हुई वस्तुओं की गति का अवलोकन कीजिए। इनकी गति निश्चित समय बाद दोहराई जाती है। कंपन गति भी आवर्त गति का उदाहरण है। तो आप जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि कंपन करती हुई वस्तुओं की गति का अवलोकन कीजिए। इनकी गति निश्चित समय बाद दोहराई जाती है। इनमें जो गति, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बर्तन आपके हाथ से छूट गया, अब वो जो खड़ 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 कई देर उसकी आवाज आती रहेगी। तो उसमें क्या है, एक निश्चित समय बाद जो उसका अपना एक सिस्टम है कि वो गिरी है तो कितनी देर तक वो टप 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 ऐसी आवाज आती रहेगी। तो निश्चित समय बाद होने वाली गति को हमने ऊपर क्या बताया था, आवर्त गति। तो कंपन गति भी एक प्रकार की कैसी गति है, आवर्त गति है। आप जान चुके हैं कि वस्तुओं में विभिन्न प्रकार की गति होती है, जैसे सरल रेखीय गति, यदृच्छ गति, वर्ताकार गति, आवर्त गति और कंपन गति। दैनिक जीवन के अनुभवों में हम पाते हैं कि कोई वस्तु तेज गति करती है तो कोई वस्तु धीमी गति करती है। वस्तुओं की गति का मापन किस प्रकार करते हैं? वस्तुओं की जो गति का मापन है वो हम कैसे करते हैं? चाल द्वारा। आपने विद्यालय के मैदान में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर 100 मीटर की दूरी नाप कर निशान बनाइए। एक सिरे पर खड़े होकर समय नोट करके दूसरे सिरे की ओर चलना प्रारंभ कीजिए। दूसरे सिरे पर पहुंचने का समय भी ज्ञात कीजिए। आपने 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाया? ये कितना अच्छे से बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपका विद्यालय है, तो विद्यालय में यहां इस सिरे पे आपने निशान लगा दिया, यहां से आप 100 मीटर तक गए। बीच की जो दूरी है ये कितनी है? 100 मीटर। पहला जो खंबा है, मान लीजिए 2 खंबा है और इधर ये भी खंबा है, तो दोनों के बीच की जो दूरी है ये कितनी है? 100 मीटर। आपने एक स्थान से इधर से लेकर के इधर तक जब आप चलते हैं तो 0 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक चलने में आपको समय जो लगा है, तो कितना समय लगा है? तो माना आपने 60 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की, तब 1 सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की है? 1 सेकंड में आप द्वारा तय की गई दूरी ही आपकी चाल है। यह प्रयोग अपने साथियों के साथ दोहराकर उनकी भी चाल ज्ञात कीजिए। तो जैसे देवाली और नाथुवास गांव के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। इस दूरी को एक बैलगाड़ी 15 घंटे में, साइकिल 5 घंटे में, स्कूटर 2 घंटे में और बस 1 घंटे में तय करते हैं। तो वाहनों की गति का विवरण। तो बैलगाड़ी द्वारा 15 घंटे में तय की गई दूरी जो है वो 60 किलोमीटर। तो अब आपको बताना है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय की। तो अब ये कितना होगा बताइए आप। इतना सिंपल सा है, आप इनको सोल्व कीजिएगा चारों को भर के कि इनके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी है, 1 घंटे में कितनी दूरी तय की है। तो 1 घंटे में सबसे कम और सबसे अधिक दूरी किन वाहनों ने तय की? इस प्रकार 1 घंटे में जिस वाहन ने अधिक दूरी तय की उसकी चाल अधिक है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। यह चाल क्या है? अब ये आपसे पूछेगा कि चाल क्या होती है। वस्तु द्वारा, वस्तु माने कोई भी हो सकता है, इकाई समय में, और इकाई समय से तात्पर्य क्या है? 1 घंटा, 1 मिनट या 1 सेकंड है।
तो इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहा जाता है। कि किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय यानी चाहे घंटा हो, मिनट हो, सेकंड हो, उसमें कितनी दूरी जो उसने तय की है तो वो उस वस्तु की चाल है। उपयुक्त उदाहरण में आपने चाल ज्ञात करने के लिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में समय का भाग दिया है। अतः चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? चाल बराबर में दूरी बटा समय। तो किसी व्यक्ति की चाल अगर आपको ज्ञात करनी है तो दूरी मान लीजिए कोई व्यक्ति कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसमें वो दूरी जो है और उस दूरी में किसका भाग दे दिया जाएगा? समय का। तो ये उस वस्तु की क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। जब हम दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटों में व्यक्त करें तब चाल का मात्रक जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा होता है। दूरी किलोमीटर है, जैसे मान लीजिए मुझे जयपुर से जोधपुर जाना है, मान लीजिए अब जितना भी है, जैसे मान लीजिए 300 किलोमीटर है, जितना भी हो, आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। मान लीजिए यहां से 300 किलोमीटर है और कितने घंटे में गया? मान लीजिए मैं 6 घंटे में जाता हूं। तो 300 किलोमीटर में अब मैंने 6 का जो भाग दे दिया वो क्या आ जाएगा? वो चाल है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर की आपने दूरी की? 6 5 या 30, तो 50 किलोमीटर। 1 घंटे में आपने कितनी दूरी तय की है? 50 किलोमीटर की। वो आपकी क्या है? वो चाल है। तो जब दूरी को हम किलोमीटर में और समय को घंटे में मापते हैं तब चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी को अगर मीटर में और समय को सेकंड में मापा जाए तो फिर चाल का मात्रक क्या होगा? तो मीटर प्रति सेकंड मात्रक द्वारा भी चाल को व्यक्त किया जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको घोट लेना है ऐसे से कि चाल बराबर में क्या होता है? दूरी बटा समय। अब मान लीजिए इसने कई बार, अब जैसे सीधा सिंपल एक तो ये दे दिया कि चाल निकालनी है, लेकिन कई बार मान लीजिए अगर एग्जाम में उसने ऐसे दे दिया कि आपको दूरी दे दी और चाल दे दी और आपसे अगर समय ज्ञात करना है, फिर आप कैसे करोगे इसमें? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था उदाहरण वाला, समय जो है इसको आप फिर ले जाओगे चाल की जगह और चाल जो है वो आ जाएगी दूरी के बटे में। जैसे मैंने 300 किलोमीटर वाला आपको उदाहरण दिया था कि दूरी है 300 किलोमीटर, समय है 6 घंटा, तो चाल जो है वो कितनी आ गई? 6 5 या 30, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उत्तर आया। अब उसने मान लीजिए चाल दे रखी है और जो दूरी है ये भी दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा है कि कोई बस या कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उस दूरी को तय करने वाला समय बताइए। उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन बना के दे दिया। अब उसने आपको दूरी भी दे दी और चाल भी दे दी, आपको निकालना है समय। फिर आप क्या करोगे? तो ये जो फॉर्मूला है चाल बराबर में दूरी बटा समय, ये समय चला जाएगा चाल की जगह और चाल आ जाएगा दूरी के बटे में। यानी इस 300 के बटे में आप 50 आ जाएगा, तो 50 से 300 बटे 50 कर लो, 0 से 0 कट गया, 5 छिका 30, 6 घंटे आ गया उत्तर, 6 घंटे। और अगर मान लीजिए चाल बराबर दूरी बटा समय है, उसने आपको चाल दे दी कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे में उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी को बताइए। आपको चाल दे दी और समय दे दिया और आपसे यह पूछ रहा है कि वो कितनी दूरी तय करेगी, तो फिर सीधा सा है उस चाल को उस समय से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? आपको दूरी पूछ रहा है वो, तो फार्मूला हो जाएगा चाल इंटू समय। तो चाल उसने दे दी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, समय दे दिया 6 घंटे कि बताओ इतने में कितनी दूरी तय करेगी। तो 50 इंटू 6, जब दूरी आपसे पूछता है तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा? चाल इंटू समय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 300। ये मैं एक ही उदाहरण को इधर उधर तोड़ मरोड़ करके आपको बता रहा हूं।
और अगर मान लीजिए चाल भी दे रखा है, दूरी भी दे रखा है, अगर आपसे समय पूछ रहा है वो, तो फिर दूरी के बटे में चाल आ जाएगी, समय यहां चला जाएगा और चाल यहां आ जाएगी। अब है अध्ययन बिंदु। जब वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ बदलती है तो इसे हम कहते हैं गति। तो मेन मेन बिंदु है उसका दोहरान है ये। किसी वस्तु की सरल रेखा में होने वाली गति को कहते हैं सरल रेखीय गति। जब वस्तु की गति की दिशा और पथ निश्चित नहीं होता तो उसे कहते हैं यदृच्छ गति। अब ये उदाहरण आपको ध्यान में आने चाहिए सारे। वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को वृत्ताकार गति और निश्चित समय के बाद दोहराई जाने वाली गति को आवर्त गति कहते हैं। कंपन भी एक प्रकार की आवर्त गति है। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय मतलब घंटा, मिनट या सेकंड। चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा समय। तो ये फॉर्मूले आपकी जबान पे होने चाहिए। आपको याद नहीं है तो बार बार इनको लिख के याद करो, ये घोट लेना। पहले जब हम मैथ पढ़ते थे, बच्चे थे, कैसे पढ़ते थे? इन फॉर्मूलों को लिख लिख के, जैसे पूरे 1-2 पेज के अंदर पूरे फॉर्मूले आ जाते थे और उनको लिख के दीवार पे चिपका देते थे और रोज उनका जाप करते थे, जैसे मंत्र का जाप करते हैं। इस तरीके से डेली रूटीन में उन फॉर्मूलों के घोटे लगाते थे कि ये तो जबान पे दिमाग में रटी जाने चाहिए। जब फॉर्मूला याद होगा तब आप आगे क्वेश्चन को कर पाओगे। जब फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा अथवा मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसमें कहीं भी मीटर प्रति मिनट या कुछ नहीं है, यह ध्यान रखना आप। किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। अब ये प्रश्न दिए हुए हैं, अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पेड़ पर लगा फल जब टूट कर नीचे गिरता है तो उसकी गति होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करेंगे। आपको वापस चैप्टर को देखना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर है क्या। इसका सही उत्तर जो है वो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आज का आपका क्वेश्चन यही है कि आपको उसका जवाब देना है कि आखिर पेड़ पर लगा फल जब टूटकर नीचे गिरता है तो उसमें गति कौन सी है। अब देखते हैं कि आप इस चैप्टर का जो मर्म है, जो एक सार है, क्या उसको समझे हैं या नहीं समझे हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसका क्या है। तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर। देखते हैं कितने लोग समझे हैं इसको। और मुझे यह भी पता है कि किन ऑप्शन में आपके डाउट होगा, तो इसका कमेंट करके बताना है आपको। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा साइंस का, उसमें मैं आपको इसका उत्तर बता दूंगा। तो आप देख लीजिएगा आपका सही हुआ या गलत हुआ। नेक्स्ट आता है वृत्ताकार गति का उदाहरण है। ये मुझे पता है, ये आप बहुत इजीली जो है इसको कर देंगे। इसका सही उत्तर है घड़ी की सुई की गति। तो ये सही होगा। ट्रेन की गति जो है ये सरल रेखीय गति है। तितली की गति ये यदृच्छ गति है। सितार के तार की गति ये कंपन है। और घड़ी की सुई जो है वो इस प्रकार से घूमती है। नेक्स्ट है कि कंपन गति भी, अब ये आपको ब्लैंक ऑप्शन भर के इसमें कमेंट करने हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की क्या कहते हैं? चाल की मात्रक किलोमीटर प्रति, यहां क्या आएगा? और वृत्ताकार गति में कोई वस्तु किसी खाली स्थान के चारों ओर वृत्ताकार गति करती है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और एक बहुत शानदार चैप्टर था ये। देखिए यहीं से आपका बेस बनेगा। आप इस चैप्टर को 2-4 बार पढ़ो, अच्छे से समझो, वीडियो को सुनो। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।